हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। और अभी तक हम लोगों ने ईपीएफओ, ईओएओ या फिर एपीएफसी के एग्ज़ाम के पेपर कंसर्न में देखा जाए तो हम लोगों ने कौन कौन सा पोर्शन ऑलरेडी फिनिश कर दिया है वो देखते हैं। सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट 1905 से 1947 का सेगमेंट आपको मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपको आई दृष्टि की बुक एक आती है, उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाला मैंने पूरा करा रखा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑलरेडी डन है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज वाला पोर्शन भी मैंने कराया है, बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं, बस स्कोर फॉर्म में करा रखा है। ठीक है, जनरल साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर पूरा आई दृष्टि की 1 साल की मिल जाएगी। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर, जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जो भी बेसिक आइडियोलॉजी होते हैं कंप्यूटर के पीछे, उसको देखेंगे, क्योंकि इससे आता है आपको लगभग 9 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर पोर्शन आपका अच्छा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज अच्छा है, बेसिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन अच्छा है, या फिर मैथ्स थोड़ा अच्छा कर रखे हो, जनरल साइंस अच्छा है, तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल को समझेंगे आराम आराम से। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ समझिए, जो कंप्यूटर टर्म है ना, वो देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं अभी लिख लिख के पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने नोट्स तैयार किया नहीं हूँ इसका। तो आप एक काम करना, इसको 1.5 या 1.25 के स्पीड से सुन लेना। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर जो है ना, वो डिराइव है आपको, लैटिन टर्म है कंप्यूट, एक लैटिन टर्म है। ठीक है, यहाँ से इसको लिया गया है। जो बेसिक, उसका मतलब क्या होता है कि ये कैलकुलेट करेगा या फिर एक प्रोग्रामेबल मशीन है। कैलकुलेट करेगा या फिर एक प्रोग्रामेबल मशीन है एक। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर को डिफाइन किया गया है एज अ मशीन या फिर एक डिवाइस जो परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है भाई? तो परफॉर्म करता है वेरियस प्रोसेस को, कैलकुलेशंस को, ऑपरेशंस को। लेकिन प्रोसेस, कैलकुलेशन, ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, लेकिन बेसिस क्या होगा? इसको आपको उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? बेसिकली कंप्यूटर जो है ना, उसके पास एक एबिलिटी है कि वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट डेटा, जिसको हम लोग इनपुट कहेंगे कंप्यूटर का, और बेसिकली ये प्रोड्यूस करेगा आउटपुट को। क्लियर है? अब देखिए, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसको, वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैकेनिज्म के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैकेनिज्म के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? कंप्यूटर और क्या कर सकता है ये देखते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या कर सकता है? एक तरीके से स्टोरेज डिवाइस की तरह एक्ट कर सकता है। स्टोरेज डिवाइस की तरह एक्ट करेगा, एंड जो भी मैकेनिज्म है उसको परफॉर्म करेगा, एंड रिट्रीवल का भी काम करता है, रिट्रीव भी कर सकता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो देखिए, मैं इसी तरीके से नोट्स दूंगा आपको अगर मन करेगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो सुन के चले जाइए, एग्जाम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए, हम लोग हिस्टोरिकल थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए, 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में कंप्यूटर के बारे में हम लोग समझना शुरू किए। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। चार्ल्स बैबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। जहाँ पे इस तरीके के फैक्ट्स आएंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, मैं उसको कलर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, चार्ल्स बैबेज कौन थे? एक प्रोफेसर थे मैथ्स और इंग्लिश के। क्लियर है? और इन्होंने ही वो डिज़ाइन किया, वो जो एनालिटिकल इंजन था, या फिर आप उसको बेसिक फ्रेमवर्क कह सकते हो आज के कंप्यूटर का। सो चार्ल्स बैबेज इज नोन एज फादर ऑफ द कंप्यूटर। बचपन से सुनते आ रहे होगे, तो इसको रटने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं कि आखिर होता क्या है। बेसिकली देखिए, आप एज ए यूज़र इनपुट करेंगे,
तो देखिए, बेसिक इनपुट कौन करेगा? इनपुट करेंगे यूज़र्स, ठीक है। उसके बाद बीच में एक इंटरफेस आता है, इसको कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आउटपुट थ्रू कंप्यूटर, ठीक है। तो बेसिकली सीपीयू क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सीपीयू क्या होता है ना, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो बेसिक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को आप इनपुट जो यूजर्स करते हैं, हम लोग करते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का, बेसिकली ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर्स। मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर्स क्या होता है, इंटरनल मेमोरी होता है, एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये हुआ, पहले हम लोग कुछ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, बेसिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 जनरेशंस में अभी तक क्लासिफाई हुआ है कंप्यूटर का, 3 जनरेशंस, ठीक है। तो हर जनरेशन, जब भी कोई एक नया जनरेशन आया, कुछ समय के लिए रहा और कुछ नए इम्प्रूव्ड कंप्यूटर को वो जन्म दिया और फिर आगे बढ़ा। अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो आपको वो 1937 से 46 वाले टाइम में आपको देखने को मिला। या फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर को बिल्ड किया गया था किसके द्वारा? अगर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर को बिल्ड किया गया था डॉक्टर जॉन वी एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। तो आप 2 नाम याद रखिएगा, एक तो जॉन याद रखिए एंड क्लिफोर्ड बेरी, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। किनके द्वारा? तो जॉन एंड क्लिफोर्ड बेरी के द्वारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का खोज किया गया था, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एटनसॉफ बेरी जो है कंप्यूटर, उसको एबीसी कहा गया था इस कंप्यूटर को, ठीक है। इसी के साथ 1948 की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक नया सा आया था, उसका नाम था कोलोसस। इसको बिल्ड किया गया था मिलिट्री के लिए। पहला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कौन था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसको इन IAC कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट, ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा और पूछा जाता है, ये फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये कौन सा था? ये था आपको ENIAC, इन ENIAC। इसको आप क्या कह सकते हो? इन IAC को, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए फुल फॉर्म्स पूछता है एग्जाम में, इसीलिए इसको भी फोकस रखिएगा। ENIAC जो कि फर्स्ट जनरल पर्पस, जो कि नॉर्मली हर लोग यूज़ करेंगे, पहला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसी के साथ साथ लगभग ये 30 टन का था, ये भी याद रखिएगा, लगभग वेट इसका 30 टन का था और लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। अब देखिए पहले क्या होता था ना, वैक्यूम ट्यूब्स, पहला वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया जाता था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि अभी ट्रांजिस्टर्स होता है ना, उस तरीके से। अब एक समझिए, एक छोटा सा मदरबोर्ड है, ठीक है। छोटा सा मदरबोर्ड में डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे होता है ना, कहते थे कि 1 GB मेमोरी के लिए एक पूरा घर आ जाता था, घर के इतने साइज़ का मेमोरी आता था, तो उसको जितना छोटा किया गया, कॉम्पैक्ट किया गया, तो वही तो मॉडर्नाइजेशन हुआ ना। तो पहले वैक्यूम ट्यूब्स था, ये इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है।
और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब होता है हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वर्सेस सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के बीच का लिंक होता है। जैसे आपका बोन हो गया एंड मसल्स हो गया, उस दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात कर लेते हैं 1947 से। अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात कर लें तो ये आपको 1947 से 1962 वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। यह जो जनरेशन था कंप्यूटर का वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया था। मैंने आपको बताया था ना कि पहले ट्रांजिस्टर्स की जगह वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, अब ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर्स एक ऐसी डिवाइस होती है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको बनाया जाता है सेमीकंडक्टर की मदद से। सेमीकंडक्टर कहने का ये मतलब हुआ, सेमीकंडक्टर वैसे मटेरियल्स को कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है मेटल या फिर कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, चलिए, इसको जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसको बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। स्विच की तरह भी यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारी यूजेज होती है, उतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और जानिए, ट्रांजिस्टर्स जो हम लोग यूज़ करना स्टार्ट किए वैक्यूम ट्यूब के जगह पे, तो ये ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा अच्छा निकल गया, मतलब अच्छा खासा यूज हो गया और कॉम्पैक्ट भी हो गया हमारा डिवाइस। ठीक है, और हम लोग बात करें 1951 में पहला कंप्यूटर था कमर्शियल यूज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया पब्लिक में, उसको कहा गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसी को कहते हैं UNIVAC, यूनिवैक। यह क्या था? यह पहला कंप्यूटर था जो कमर्शियल यूज़ के लिए लाया गया था। फर्स्ट कमर्शियल यूज़ कंप्यूटर। तो नाम बस दिमाग में बिठाते चलिए, सुनते चलिए, हर चीज़ की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको यूनिवैक कहते हैं, यह पहला कमर्शियल यूज़ कंप्यूटर था। ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था जिसमें ENIAC कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। यह पहला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, 1953 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने 650 एंड 700 सीरीज की कंप्यूटर निकाली थी। ठीक है, बस ये सब जान लीजिए, इस सबको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तीसरे जनरेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक चीज़ और जान लीजिए, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि लगभग 100 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया और कंप्यूटर में मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को इनकलकेट किया गया, डाला गया। कंप्यूटर में मेमोरी एंड OS को, ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला गया। स्टोरेज मीडिया जैसे कि टेप रिकॉर्डर, डिस्क, प्रिंटर एज ए आउटपुट को लाया गया। तीसरी जनरेशन की बात कर लेते हैं, जब हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो इसमें क्या हुआ, 1963 ऑनवर्ड की बात हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ का इन्वेंशन हुआ, उसको कहते हैं ICs, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कहने का मतलब हुआ, एक छोटी सी मदरबोर्ड, छोटी सी एक मदरबोर्ड, उसमें n नंबर ऑफ डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे एक LED लगा है, जैसे एक कैपेसिटर लगा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे एक रजिस्टर लगा है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट था ना, वो चीज़ों को कॉम्पैक्ट करते चला गया, बहुत छोटा। पाम टॉप बन गया, लैपटॉप बन गया, लैपी बन गया, फ़ोन बन गया, इस तरीके से। ठीक है, और भी बहुत सारे फर्दर इन्वेंशंस हुए। जैसे जैसे इन्वेंशन बनते गए, कंप्यूटर्स और छोटे होते गए, ज़्यादा पावरफुल होते गए, ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ते गया उनका, और
बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत सारे प्रोग्राम्स में आते चले गए, ठीक है। 1980s की अगर हम लोग बात करें, मैं अभी बस हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। अगर हम लोग 1980s की बात करें तो एक चीज़ आया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कहते हैं MS DOS। आपने नाम तो बहुत सुना होगा इसका, ठीक है। इसको इन्वेंट किया गया और साथ में ही 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया पर्सनल कंप्यूटर। 1981 में IBM ने इंट्रोड्यूस किया पर्सनल कंप्यूटर PC। ये किस चीज़ के लिए यूज किया? आप तो इसको घर पे भी यूज कर सकते हो और ऑफिस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्यूटर का। धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। लेक्चर स्लो हो तो 1.5 के स्पीड से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, और कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है वो भी समझ गए। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 3 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। एक हो गया आपको बाय टाइप्स की तरह, एक हो गया आपको साइज़ ऑफ द कंप्यूटर भी एक कंडीशंस है जिससे क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक हो गया उसका पर्पस क्या है, आखिर उसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो एक हो गया टाइप, एक हो गया साइज़, एक हो गया पर्पस। अब देखिए टाइप से अगर हम लोग देखें तो एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर साइज़ की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक होता है सुपर कंप्यूटर। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगर हम लोग पर्पस की बात करें तो एक होता है जनरल पर्पस, ठीक है, एक होता है स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर कंप्यूटर की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये 3 तरीके से हुआ क्लासिफिकेशन। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स के अकॉर्डिंग देखें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। साइज़ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, साइज़ में आपको माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे पूछता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है पर्पस के अकॉर्डिंग, तो 2 है, एक आपको जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर, दोनों को याद रखिएगा, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर। हालांकि ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपको इम्पॉर्टेंट। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं आखिर क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें टाइप्स में एनालॉग की, देखिए 2 तरीके का चीज़ होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कहने का क्या मतलब होता है, जो फिजिकल में अपनी वेरिएबिलिटी शो करता है। जैसे मान लीजिए आप कहाँ बैठे हैं, देखिए मैं बोलता हूँ, जैसे एक बॉब है, उसको आप स्ट्रिंग से अटैच कर दिए वॉल पे और इसको स्विंग करवा दिए, ठीक है। तो ये जो स्विंग करने के बाद ना धीरे धीरे ये सेटल होता है ना, वो भी एक तरीके का साइन वेव फॉर्म करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए किसी पॉन्ड के पास बैठे हैं और आप एक कंकर उठा के उसमें मार देते हैं, तो क्या होता है, पानी एक सर्कुलर वेव बनाता है और इस तरीके से आपके पास आता है, ठीक है। तो ये जो वेव बन रहा है ना, नेचुरल वेव, वो भी एक साइन वेव ही बन रहा है, ठीक है। तो नेचर जो है ना, नेचर को अगर आप फ्री स्पेस में छोड़िएगा तो वो कोशिश करता है कि हर चीज़ की साइन वेव के फॉर्म में आने का कोशिश करेगा। तो साइन एंड कोसाइन जो होता है ना, वो एक्चुअल वेव है, जो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसमें एक नेचुरल शेप है, वो एक तरीके से समझिए, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जहाँ पे एनालॉग इनपुट्स को यूज़ करते हैं, जिसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, और साथ साथ में फिजिकल फिनोमेना होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज़ हो गया, ये सब को यूज़ किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर में।
एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, वाइडली यूज होता है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में. इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर वी यूजेज एनालॉग कंप्यूटर्स. कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की बात करें एनालॉग कंप्यूटर्स की, जैसे एयरक्राफ्ट्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज़ करते हैं. कंप्यूटर इन एयरक्राफ्ट एंड यूज इन सिंथेटिक अपर्चर रडार में यूज़ करते हैं. अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की. ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कोई भी क्लास ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म. देखिए ये हो गया एनालॉग फॉर्म. ठीक है, ये जो हम लोगों ने देखा वो हो गया एनालॉग फॉर्म. एक होता है डिस्क्रीट फॉर्म. डिस्क्रीट फॉर्म कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए ये 1 हुआ और 0. जैसे मान लीजिए ये हमारा सिग्नल है. ठीक है, तो ये 1 को शो करता है, ये 0 को शो करता है, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा. ठीक है, 1 0. इसी तरीके से 1 0. तो ये क्या हो गया, एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल सिग्नल. मतलब 2 ही बाइनरी फॉर्म करेगा, एक 0 होता है, एक 1 होता है. 0 का मीन्स मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन. बस इतना ही याद रखना है. ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल कंप्यूटर का भाई. तो अगर बात करें डिजिटल कंप्यूटर जो है वो मैग्नीट्यूड्स, लीटर्स एंड सिंबल्स पे वर्क करता है, बाइनरी कोड पे वर्क करता है जिसमें 2 डिजिट होता है. बाइनरी का मतलब 2 होता है, 0 एंड 1. कन्वर्ट करता है, कंपेयर करता है, मैनिपुलेट करता है डिजिट्स को, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को अपने अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मेमोरी में फिट करता है. ठीक है, एक डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म करता है ऐसे टास्क को, कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, रेगुलेट करता है ऑपरेशंस को मशीन्स के, एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है बहुत बड़े बिजनेस डाटा को, सिमुलेट करता है बिहेवियर ऑफ डायनामिक सिस्टम का, जैसे ग्लोबल वेलफेयर पैटर्न्स हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गया, ये सब. अब एक आता है हाइब्रिड कंप्यूटर. समझ लीजिए कंप्यूटर जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बना होता है. ठीक है, तो बेसिकली जो एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज़ करके बनाया जाता है, डिजिटल का कंपोनेंट जो होता है वो नॉर्मली कंट्रोलर की तरह काम करता है और प्रोवाइड करता है लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस. ठीक है, पहला अगर हम लोग बात करें डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम का, तो हाईकॉप 250 को बनाया गया था, जो कि रिलीज़ किया गया था पैकार्ड बेल के द्वारा 1961 में. ये याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे साइज़ के लिए. साइज़ के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का, तो माइक्रो कंप्यूटर की बात कर लें जो बहुत पॉपुलर है जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है डे टू डे वर्क के लिए, वही माइक्रो कंप्यूटर है. देखिए एग्ज़ाम में यही पूछता है कौन सा कंप्यूटर डे टू डे में यूज़ होगा, तो डे टू डे में आपको माइक्रो कंप्यूटर यूज़ होता है. और यह इसको हम लोग होम पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर है और इसको बेसिकली पर्सनल यूज़ के लिए और एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मिनी कंप्यूटर का. तो मिनी कंप्यूटर को मीडियम साइज कंप्यूटर होता है. सो दीज आर पॉपुलरली नोन एज मिडिल रेंज कंप्यूटर. यह मल्टीपल यूजर कंप्यूटर होता है जिसको आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक रिसर्च, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग, एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो ये एप्लीकेशंस पूछता है. ठीक है, पहला हो गया माइक्रो, फिर हो गया मिनी, फिर आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद हो गया आपको मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, फिर हो गया सुपर कंप्यूटर. ठीक है, अब देखिए जो माइक्रो है वो तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, होम वाला हो गया. ठीक है, मिनी जो था उसको मिडिल रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं और यूज़ कहाँ करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा है और बार बार पूछा है. ठीक है, तो और फिर साइंटिफिक रिसर्च पे हो गया. फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज हो गया, मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाने में जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है. फिर रिसर्च में यूज हो गया, इंजीनियरिंग में यूज करते हैं इसको. अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की. तो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना वो लार्ज साइज कंप्यूटर्स होता है. बेसिक इसको डिज़ाइन किया जाता है प्रोसेस, डाटा ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा डाटा लगे और स्पीड हाई हो. तो बेसिकली इसकी स्पीड हाई होगी. ठीक है, स्पीड हाई होगा. फिर यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करता है, मल्टीपल यूज़र को अलाउ करता है. ठीक है, एक साथ के लिए. तो अगर हम लोग देखें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ करते हैं. तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उसको यूज़ कहाँ करेंगे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, आईटी सेक्टर में. अब देखिए मल्टी यूजर्स को ये अलाउ करेगा, बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स और डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स को ये अलाउ करेगा. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में. सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है.
मोस्ट एक्सपेंसिव, साइज बड़ा होगा और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होगा। मल्टी यूजर्स होगा, मल्टी प्रोसेसिंग होगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होगा, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब आप समझिए कि लगभग 2 लाख कंप्यूटर को ऐड कर दीजिए, उतनी स्टोरेज कैपेसिटी है। समझ लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और मान लीजिए 2 लाख मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 2 लाख डिजिट है, 4 डिजिट की 2 लाख नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेगा या नैनो सेकेंड्स में, ठीक है। इतना फास्टेस्ट होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ, अब देखिए वेदर फोरकास्ट में, एकदम ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको वेदर फोरकास्ट में यूज़ करते हैं, मिलिट्री में यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए, न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन के लिए, सिस्मोग्राफी, प्लाज्मा, न्यूक्लियर रिसर्च, स्टडी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन बाय टाइप्स ओवर, सेकंड बाय साइज ओवर। अब हम लोग बात करेंगे पर्पस की। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर सीधे देख लेते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत ही कॉमन कंप्यूटर टास्क ये परफॉर्म करता है। जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, जैसे डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, फ़ोन भी एक कंप्यूटर है, याद रखिएगा, टैबलेट्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। यह जो टर्म है वो डिफ्रेंशिएट करता है जनरल पर्पस कंप्यूटर को अदर टाइप से। पर्टिकुलर अगर हम लोग बात करें तो ये सिस्टम जो होता है वो एम्बेडेड होता है कंप्यूटर इंटेलिजेंस सिस्टम से। इन आईसी मैंने आपको बता दिया है, ENIAC जो डिज़ाइन किया गया था 1940s के समय में, वो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अब हम लोग जनरल पर्पस देख लिए, अब देखते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की बात करें तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर जॉब इज़ टू सॉल्व वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो किसी एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको लाया जाता है, ठीक है। जैसे इसको कहाँ लाते हैं, नेविगेशन में, ऑयल एक्सप्लोरेशन में, सैटेलाइट लॉन्चिंग में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, रोबोटिक्स में, हेलीकॉप्टर में, डिजिटल वॉच में, वेदर फोरकास्टिंग में। और इसको यूज किया जाता है बहुत सारे अदर ऑपरेशंस के लिए भी, ठीक है ना। चलिए, तो अगर एक बार इसको हम स्पेशलाइज कर देंगे तो अलग दूसरी जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक ये भी इसका ड्रॉबैक हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में। CPU जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो होता है ना वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या होता है ये देखते हैं। बेसिकली जो CPU होता है वो ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी टू रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है, एक इंटरनल मेमोरी होता है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं बेसिक चीज़ें, उसके बाद फिर ठीक है। चलिए, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एकदम याद रखना है, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपको कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, फिर होता है रजिस्टर, ठीक है, एक होता है रजिस्टर। तो CPU जो होता है वो इन तीनों से ही मिलके बना होता है। कौन कौन सा, एक हो गया आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको ALU कहते हैं, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है रजिस्टर। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए जो ALU होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। अरिथमेटिक कहने का मतलब प्लस माइनस गुना भाग जो भी समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है। बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसका मेन काम है कोऑर्डिनेशन का, किसके किस बीच में, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग समझेंगे। इनपुट मतलब आप कंप्यूटर सिस्टम में किस चीज़ से इनपुट कर रहे हो, जैसे कीबोर्ड हो गया। आउटपुट मतलब आप किस चीज़ से आउटपुट देख रहे हो, तो आप डिस्प्ले समझ लीजिए, LCD समझ लीजिए। इनपुट में कीबोर्ड तो आएगी ही,
QR कोड भी आएगी, स्कैनर भी आएगा, तो वो सब चीज़ के बारे में जानेंगे अलग से। तो बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ये पता चल गया आपको। अब देखिए, कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम होता है, कोऑर्डिनेट करता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ये कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि कैसे किसी स्टोर प्रोग्राम को कैरी आउट करना है, किसी इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करना है, बस इतना समझिए, ठीक है। रजिस्टर की बात कर लें तो ये स्पेशल पर्पस हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी होता है, ये एक तरीके से टेम्पररी मेमोरी होता है। और इसको यूज़ कौन करता है? CPU यूज़ करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त। किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब भेजा जाता है CPU के थ्रू, तो रजिस्टर को वो यूज़ करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में थोड़ा सा, चलिए। या फिर मेमोरी पढ़ने से पहले इनपुट यूनिट समझ लेते हैं, आउटपुट यूनिट समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, तो समझ गए। कंप्यूटर एक कंपोनेंट का देखते हैं तो एक इनपुट यूनिट होता है। बेसिकली हम लोग इनपुट यूनिट को यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा को। ट्रांसफ़र क्या करता है? रॉ डाटा को। और कंट्रोल करता है सिग्नल को। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का काम करता है। एकदम बेसिक में समझते हैं। जितना भी इनपुट यूनिट डिवाइस होगा ना, वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करेगा एंड डाटा को ट्रांसफॉर्म करेगा बाइनरी कोड्स में। किस में? बाइनरी कोड्स में, 0 और 1 में, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस का, कौन कौन हो सकता है। ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। कीबोर्ड, माउसेस, स्कैनर, जॉयस्टिक। आप जैसे गेम खेलते हो ना, तो गेम के वक्त इस तरीके का स्टिक लगा होता है ना, जिससे आप लोग गेम खेलते हो, तो वो उसको जॉयस्टिक कहेंगे। एक होता है मैग्नेटिक रीडर जो होता है MICR, एक होता है पंच कार्ड, एक मैग्नेटिक टेप। ये सारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अब देखिए मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट की बात कर लेते हैं। मेमोरी या स्टोरेज यूनिट कहेंगे, बेसिकली यूज किया जाता है इसको स्टोरिंग डाटा बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस होगा इंस्ट्रक्शन, उससे पहले उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करना पड़ेगा किसको? डाटा को। कब करना पड़ेगा? तो प्रोसेसिंग के वक्त। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब प्रोसेस हो रहा है उसके वक्त, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के वक्त यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो जो कैपेसिटी होता है मेमोरी का, उसको यूज़ करते हैं, उसकी यूनिट होती है बाइट्स। अब थोड़ा सा मेमोरी यूनिट के बारे में और समझते हैं। बेसिकली ये डाटा को होल्ड करता है और इंस्ट्रक्शंस को भी होल्ड करेगा। दो तरीके का मेमोरी होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को आप समझ लो ऑक्सिलरी या स्यूडो मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो स्टोर करता है डाटा को एंड इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करेगा। जैसे इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? आप जैसे कहते हो कॉपी पेस्ट, तो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके का होता है प्राइमरी मेमोरी। कौन कौन सा होता है देखिए, एक होता है रैम, एक होता है रोम, ठीक है। एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम का मतलब हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखिए जो रैम होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक रैम, SRAM, एक होता है डायनेमिक रैम, DRAM। बस टाइप्स ध्यान रखिए। रोम जो होता है
वो भी 3 तरीके का होता है। एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है ई रोम, एक्सपेंडेबल या फिर एक्सपेंडेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा होता है डबल ई रोम। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मदद से इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा अंदर मत जाइए, यहीं तक रखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी की। तो ये कौन सा होता है? ये बेसिकली स्टोर करता है डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करता है। यहाँ पे परमानेंटली स्टोर की बात आएगी। ठीक है, जैसे सीडीज़ हो गया, डीवीडीज़ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको मेमोरी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए मेमोरी की बात कर रहे हैं तो मेमोरी के कुछ फीचर्स को समझेंगे। अगर हम लोग बात करें, मेमोरी 2 तरीके का हो सकता है, एक वोलाटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है। वोलाटाइल मेमोरी वैसे मेमोरी कहेंगे जो अपने कंटेंट को लूज़ करता है। जब कंप्यूटर या हार्डवेयर डिवाइस अपने पावर को लूज़ करेगा तो जो रैम जो है ना, रैम वो वोलाटाइल मेमोरी है। मतलब अगर कंप्यूटर ऑफ करोगे तो उसमें जितने डाटा होंगे ऑफ हो जाएंगे वो। नॉन वोलाटाइल की बात कर ले, वैसी मेमोरी जो कि अगर पावर लॉस्ट भी हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो मेमोरी को स्टोर करके रखता है, कंटेंट को स्टोर करके रखता है, तो वो रोम है। तो रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट्स वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, अब देखिए रोम का मैंने बताया आपको पी रोम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह जो है ना कंप्यूटर मेमोरी है जो कि प्रोग्रामिंग के वक्त क्रिएट होता है। जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न होता है वो परमानेंट होता है और इसको हम लोग इरेज या डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से ई रोम की बात कर लेते हैं। तो ई रोम में अगर हम लोग बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, और इसको आप लोग सिर्फ रीड कर सकते हो। अगर हम लोग इसको एक्सपोज करेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट में तो जो ई रोम है वो रीप्रोग्राम्ड हो जाएगा, लेकिन वो डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक होता है आपको EEPROM, जिसको मैंने बताया आपको ऑलरेडी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी होता है जिसको इरेज किया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो इसको बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं आगे। बेसिकली एक चीज़ हम लोग समझेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में तो हम लोग जान गए थे। अब आउटपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। इनपुट डिवाइस तुमको पता चल गया कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, मैंने ऊपर मेंशन किया। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, MICR हो गया, QR स्कैन हो गया, पंच कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला और मेन आ जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या क्या कंसिस्ट करता है? एक स्क्रीन होता है, प्लस सर्किट होता है, एक पावर सप्लाई बटन होता है, स्क्रीन की सेटिंग करने के लिए जो बटन्स होता है वो होता है। मॉनिटर जो होता है वो डाटा को डिस्प्ले करता है कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं डाटा के वाया डिजिटल इंटरफेस। ये तो पहला हो गया आउटपुट डिवाइस, ध्यान रखना है। सेकंड एग्जांपल आउटपुट डिवाइस से क्या हो सकता है? प्रिंटर हो सकता है। सबको पता है प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी मिलता है। हेडफोन्स जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, वो भी आउटपुट डिवाइस है। वीडियो कार्ड आउटपुट डिवाइस है, साउंड कार्ड आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बोथ आउटपुट एंड इनपुट दोनों को प्रोसेस करता है, मॉडेम कहते हैं। मॉडेम सेंड्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोनिक लाइन और केबल। जैसे टच स्क्रीन हो गया, अब देखिए टच स्क्रीन दोनों की तरह बिहेव करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक तो ये डाटा इनपुट करता है और एक तो डिस्प्ले भी करेगा और आप टाइप भी कीजिएगा। टाइप करने का मतलब क्या हुआ, डाटा इनपुट भी हो रहा है और डिस्प्ले भी हो रहा है, तो ये डुअल मोड की तरह काम करेगा। ठीक है,
अब जैसा कि हम लोगों ने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर देख लिया, तो अब बेसिक हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर की। ठीक है, बेसिक है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा ये। तो लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग, लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। देखिए, अगर हमको कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ तो कुछ लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना हो हमसे या फिर यूजर्स को कम्युनिकेट करना हो कंप्यूटर से, तो उनको लैंग्वेज चाहिए। अभी देखा जाए तो टोटल 3 लैंग्वेजेज जो कंप्यूटर यूज़ करता है, और बेसिकली ये जो 3 लैंग्वेज है, इसको यूज़ करके कोई भी एक डेवलपर हुआ वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करता है। पहला लैंग्वेज हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरा हो गया, अगर हम लोग देखें तो बेसिकली असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज। तीसरे लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज, एमएल जिसको कहते हैं। सेकंड हो गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। थर्ड हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें ना, तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबको पता है कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज को वो समझ सकता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का क्या मतलब हुआ, या तो वोल्टेज प्रेजेंट होगा या वोल्टेज एब्सेंट होगा। जब भी वोल्टेज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, जब भी एब्सेंट है उसको 0 से डिनोट करते हैं। तो बाइनरी सिस्टम को कंप्यूटर समझ लेता है, 1 एंड 0 को कंप्यूटर समझ लेता है। ठीक है, तो अगर देखिए नॉर्मली क्या होगा, वोल्टेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करें तो हम लोग बात करेंगे 230 वोल्ट, 110 वोल्ट। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात करें तो ये लगभग 12 से लेके 15 वोल्ट तक की बात करेंगे, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ना वो लो वोल्टेज फिनोमेना है, इलेक्ट्रिकल जो है वो हाई वोल्टेज फिनोमेना है। इसी में एक आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो वेरी हाई वोल्टेज फिनोमेना है, यहाँ पे हम लोग किलो वोल्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी। अब देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज को समझता है, दैट इज एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज। तो 2 लॉजिक होता है, एक होता है पॉजिटिव लॉजिक, एक होता है नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव कहने का मतलब +1, नेगेटिव कहने का मतलब 0। सीधे से यही बात समझिए। ठीक है, तो अगर आप स्विच ऑन कर रहे हो तो 1 हो गया, स्विच ऑन है। 0 मतलब हो गया स्विच ऑफ है, ऑन एंड ऑफ। यही दोनों लॉजिक होगा आपको डिजिटल लॉजिक, और इसी को आप कह सकते हो 1 एंड 0 से वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए सेकंड होता है कंप्यूटर में असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात करें मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद, तो जो डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज में वो था आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल यूज़ क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो वो तो एक तरीके से मेमोनिक्स या सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो मशीन लेवल लैंग्वेज तो आपको पता चल गया, यहाँ पे 0 एंड 1 को फॉलो करेगा। असेंबली लैंग्वेज में क्या होगा, या तो मेमोनिक्स होगा या फिर ये सिंबल को समझेगा, @ ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करें, हम लोग सिंबॉलिक नेम्स यूज़ करते हैं किसी भी एड्रेस को डिनोट करने के लिए, किसी डाटा को डिनोट करने के लिए। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट है, नेक्स्ट डेवलपमेंट है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपको प्रोलॉग, फॉर्टन, पास्कल। देखिए नाम याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज की। कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगी। एक तो सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रोलॉग होगा, एग्ज़ाम में दे सकते हैं ये एग्ज़ाम में। एक हो गया फॉर्टन, एक हो गया पास्कल। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जिस तरीके से इंग्लिश है ना लैंग्वेज, जहाँ पे बहुत लेस वर्ड यूज होता है और इसको कीवर्ड और फ्यूअर एम्बिग्यूटीज भी आ सकता है इसमें। हर एक हाई लेवल लैंग्वेज का अपना खुद का सिंटेक्स होता है और कीवर्ड होता है। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए
अगर हमको कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शंस भेजना है, कुछ चीज़ें कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन में डालना है, तो हमको कोई मीडियम चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे सिस्टम लग रखा है, ठीक है। चलिए अब आप क्या किए, मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर सिस्टम लग रखा है, तो आपको क्या क्या चाहिए ये समझते हैं। पर ये हो गया आपको वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया ये, या इसको मॉनिटर भी आप कह सकते हैं, मॉनिटर भी। ये इसकी यहाँ पे समझ लीजिए कीबोर्ड हो गया, ठीक है। चलिए ये कीबोर्ड हो गया। अब एक सिस्टम यूनिट होगा और एक आपको पता होगा मेन बोर्ड या फिर पीसीबी समझ लीजिए, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एक तो सीपीयू हो गया। अब एक चीज़ समझिए कि कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर अब किसी सिग्नल से कनेक्टेड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्विच से कनेक्टेड होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल स्विच से कनेक्टेड है ना, तो बेसिक ये क्या हो गया, ये डाटा को ट्रांसफ़र करेगा किस तरीके से। तो ये जो सारा सिस्टम हुआ ना, ये इंटरकनेक्शंस है, ठीक है, इंटर कनेक्शंस। कुछ बाहर होगा, कुछ बोर्ड के अंदर होगा। अगर हम लोग अब इसी इंटरकनेक्शन को कहते हैं बस, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। बस क्या होता है, एक सेट ऑफ वायर्स है, यह क्या करता है, एक बिट ऑफ डाटा को कैरी करता है, 1 बिट ऑफ डाटा को कैरी करता है। अब देखिए बस दो तरीके का होता है, एक हो गया इंटरनल बस, एक हो गया आपको एक्सटर्नल बस। अब अगर हम लोग इंटरनल बस की बात करें, तो बेसिकली इंटरनल बस क्या करता है, कनेक्ट करता है कंपोनेंट को इनसाइड द मदरबोर्ड, जैसे कि सीपीयू और सिस्टम मेमोरी हो गया, ठीक है। इंटरनल बस का काम क्या होता है, यह कनेक्ट करता है कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से बात करें, अब अगर इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सिस्टम मेमोरी जैसे कनेक्ट होता है इंटरनली। अब हम लोग एक्सटर्नल बस की बात कर लें, इसी को आप, ये बेसिकली कनेक्ट करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को। एक्सटर्नल डिवाइसेस अगर हम कनेक्ट करते हैं सिस्टम से, उसी को कहते हैं हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस भी, पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे स्लॉट्स हो गया, आपने पेन ड्राइव लगा दिया, ठीक है, ये भी एक्सटर्नल कनेक्शन है, एक्सटर्नल बस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझते हैं, एक बहुत ही बेसिक चीज़। लैंग्वेज तो हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी सोर्स कोड होगा जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। एक टर्म आता है कंपाइलर, वो करता क्या है, कंपाइलर क्या करता है, बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो, जो रीड करता है, रीड्स सारे जितने भी कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम होंगे ना, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होंगे, उसको एक गो में रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा सेम इक्विवेलेंट प्रोग्राम में, मशीन लैंग्वेज में, उसी को कंपाइलर कहते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से आप समझिए हायर लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये टर्म याद रखिए कंपाइलर, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मशीन लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब अगर लैंग्वेज असेंबलर की बात चली है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में समझते हैं, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम होता है, एक तरीके का स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, उसी को लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। तो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है, उसको अगर हम चाहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब देखिए लैंग्वेज जो प्रोसेसर होता है वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? तो लैंग्वेज जो प्रोसेसर्स हैं उसके टाइप कौन कौन से हैं? तो पहला कंपाइलर, दूसरा हो गया असेंबलर, ठीक है, तीसरा हो गया इंटरप्रेटर, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 हो गया, 3 जो लैंग्वेज प्रोसेसर हो गए, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इन तीनों से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो इस तीनों को आप स्किप नहीं करो, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कंपाइलर की, तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो कि रीड करता है कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम को, जो कि रिटन होता है हाई लेवल लैंग्वेज में एज ए होल। अगर हम लोग एक बात करें, 1 गो में रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा इक्विवेलेंट प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसको कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, वो भी एक बार में, ठीक है। कोई भी सोर्स कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज का है, तो अगर हम लोग कंपाइलर की बात करें तो कोई भी सोर्स कोड है, ठीक है, सोर्स कोड और कोई हाई लेवल लैंग्वेज में है, तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर बेसिक यही काम करेगा कि उसको सबसे पहले तोड़ेगा ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि होता है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम लोग अब बात करें असेंबलर की, तो असेंबलर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को जो कि रिटन है असेंबली लैंग्वेज में मशीन कोड में। बिल्कुल असेंबलर, बिल्कुल लैंग्वेज प्रोसेसर का तो काम ही यही है, असेंबलर भी वही करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सोर्स कोड जो होता है ना वो असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब तीसरी बात करें इंटरप्रेटर की, तो ये ट्रांसलेशन करता है सिंगल स्टेटमेंट का किसी भी सोर्स प्रोग्राम का मशीन कोड में। बेसिकली ये लैंग्वेज प्रोसेसर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और ये जब भी एक आप इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तो दूसरे पे मूव करेगा और नेक्स्ट लाइन को वो इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो ये था आपको लैंग्वेज प्रोसेसर्स, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों पोर्शंस को, तीनों एग्जाम्पल को, टाइप्स को, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग बस पढ़ रहे थे, बस में हम लोगों ने देखा कि सेट ऑफ वायर्स होता है जो कि एक 1 बिट मेमोरी को, डाटा को कैरी करता है। इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस 2 तरीके का होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल बस के बारे में। तो देखिए अब हम लोग समझेंगे बेसिक, एक तो समझिए कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दिया आता है, जो डिस्क्राइब करता है स्टेप्स को जो कि परफॉर्म किया जाएगा, जो बहुत सारे कंप्यूटेशनल टास्क को फुलफिल करेगा, उसी को कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। बस इतना ही समझिए। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली डाटा, 2 चीज़ होता है, एक होता है डाटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, ये रॉ फॉर्म में होता है। अगर हम लोग डाटा को प्रोसेस कर दें, किसी कोड में कन्वर्ट कर दें, तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डाटा को प्रोसेसर के थ्रू, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर के थ्रू हम लोग फिट करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो उसमें 2 पार्ट होता है, ठीक है। कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है समझिए, जैसे मूव द कंटेंट ऑफ ए, ये एक डाटा है, यह एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मूव, ये जो कंटेंट है ए के अंदर जो रखा है, मान लीजिए 6 है, 7 है, उसको मूव करना है किसी खाली जगह पे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक तो हो गया आपको ऑपरेशन, जिसको ऑपकोड पढ़ते हैं, एक हो गया ऑपरेंड, जिसको क्या कहेंगे, पैरामीटर्स ऑफ एक्शंस। तो ऑपरेंड हो गया मूव, बहुत आसान लैंग्वेज है, ऑपरेंड हो गया मूव, और ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, ऑपकोड को मूव कर रहे हैं कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया। अब देखिए ये मैंने माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में पढ़ा था, ठीक है, तो अभी भी इसका यूज़ है। अब चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। एक टर्म होता है मशीन साइकिल, उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या होता है,
मशीन साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जितना भी टाइम लिया गया है किसी भी ऑपरेंड्स को फेच करने के लिए किसी रजिस्टर से। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर आपको पता होना चाहिए, यह एक कुछ नहीं है, मेमोरी है। तो अगर इससे कोई हम इन्फॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी इन्फॉर्मेशन को फेच करने का मतलब उसको निकाल रहे हैं, उसको कैरी आउट कर रहे हैं, तो जितना भी टाइम लगेगा ना इसको कैरी आउट करने में, उसको ही कहेंगे मशीन साइकिल। अब जो टोटल साइकिल होता है उसमें क्या क्या होगा? एक तो ALU होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, मैं CPU का पार्ट बता रहा हूँ आपको। कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है आपको रजिस्टर। ALU क्या करेगा? इसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, या बेसिकली आपको प्लस माइनस जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर के बारे में। किसी भी कंप्यूटर की पार्ट को अगर हम लेते हैं, कंप्यूटर को लेते हैं ओवरऑल, तो ये दो तरीके से आपको प्रोसेस होगा। एक तो CPU हो गया, उसके साथ मेमोरी ऐड कर दीजिए, ठीक है। कोई भी डाटा, मैंने आपको बताया, अनप्रोसेस्ड डाटा होता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को अनप्रोसेस्ड डाटा कहते हैं। जब इसको, अब देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, टेक्स्ट इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो मैसेज भी हो सकता है, वीडियो मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? डाटा को कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हो। तो आपने डाटा को इनपुट किया, किसके थ्रू किया? CPU के थ्रू किया। कहाँ कर रहे हो? कंप्यूटर में। तो अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, तो यही आउटपुट हो गया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या किया कि एक अनप्रोसेस्ड टेक्स्ट को, जिसको हम लोग डाटा कहते हैं, इनपुट किया कंप्यूटर में, CPU ने अपना काम परफॉर्म किया और इन्फॉर्मेशन हमें मिला एज ए आउटपुट। एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है।